हेलो एवरीवन, दिस इज वेद। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के। तो स्टूडेंट्स, आप मान के चलिए कि आपके नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, मतलब 4 नंबर के लिए हम आज इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली आता है, वो यंग्स मॉडुलस वाला है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस वाला पोर्शन है, उससे क्वेश्चंस आपको पूछता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। So I am Ved Prakash Singh and I did BTech in Electrical and I have mentored thousands of students so far and gave several selections in NEET. And now move on to the subscription part. So let's talk about the plus subscription and iconic subscription plan. तो guys, plus subscription plan आपका 2 साल का 56,000 के अराउंड है एंड 18 मंथ्स का आपका 48,000 के अराउंड। एंड अगर आप 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के प्लान की बात करेंगे तो ये आपका 39,000 के अराउंड आपको पड़ने वाला है। ठीक है जी। एंड गाइज, यू कैन यूज माई रेफरल कोड वेद टू गेट 10% डिस्काउंट। आप एक कोड यूज करके इसमें इनरोल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान। तो गाइज, 2 साल का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपका 1 लाख के अराउंड है। 18 मंथ्स का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 80,000 एंड 12 मंथ्स का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपका 65,000 के अराउंड पड़ेगा। एंड यू कैन यूज माई रेफरल कोड वेद टू गेट 10% डिस्काउंट। एंड बच्चों, जो आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, इसमें फीचर्स थोड़े आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसमें आपको 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो फीचर्स थोड़े ज्यादा होते हैं आइकॉनिक में एज कंपेयर टू प्लस। Okay, so guys, this is all about plus and iconic subscription plan. Now move on to the lecture. So अब हम बात करते हैं guys अपने क्वेश्चंस की, अपने डिस्कशन पे आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपको पूछ सकता है, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, ठीक है, वही आपको मिलेंगे आज के इस लेक्चर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, चलो इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ क्या दिया है? द डायमीटर ऑफ ब्रास रॉड इज 4 mm। यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास इज दिस। ब्रास का जो यंग्स मॉडुलस है वो आपको दिया हुआ है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच बाय 0.1% ऑफ इट्स लेंथ। तो अगर कितने फोर्स की जरूरत है उसको 1% स्ट्रेच करने में, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये बताओ बच्चों, डायमीटर दिया हुआ है ब्रास का, कितना दिया हुआ है? 4 mm उसका डायमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस कितना कर दूं? रेडियस में 2 mm कर देता हूं। यंग्स मॉडुलस गाइस, जो यंग्स मॉडुलस है तो 9 into 10 raised to power 9 into 10 raised to power 9 into 10 raised to power ये 10 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब आप ये बताओ कितना परसेंट उसको आप स्ट्रेच कर दे रहे हो? 0.1%। तो मतलब डेल एल की वैल्यू कितनी है? जितना उसका लेंथ है उसका 0.1%। तो मतलब डेल एल बाय एल अगर मैं करूँ तो ये कितना है? 0.1%, मतलब 0.1/100 है। 0.1/100 है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब मैं पूछा कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप बताओ। जो यंग्स मॉडुलस है वो क्या है? एफ एल अपॉन ए डेल एल, यही तो होता है। इससे अगर आप एफ निकालोगे तो क्या होगा? वाई ए डेल एल अपॉन एल। नाउ अब डेटा को पुट ही तो करना है। तो ये y कितना हो गया? 10 रेज टू पावर, ये आपका y कितना है? 9 into 10 रेज टू पावर, ये 10 हो गया। a कितना है आपका? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर। रेडियस 2 mm है, तो गाइज ये 2 mm है, तो इसको 2 into 10 रेज टू पावर -3 मीटर कर दो। इसको 2 into 10 रेज टू पावर -3, इसका आप स्क्वायर कर दो। अब चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या होगा? चेंज इन लेंथ अगर आप देखोगे तो कितना है? 0.1/100%। तो इसको लिख देता हूँ 0.1/100। डेल एल बाय एल की वैल्यू ये है। अब इसको आपने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। गाइज, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एंड आई थिंक यू विल गेट अराउंड 360 पाई। ये आपका आंसर आए। इतना न्यूटन फोर्स की जरूरत होगी अगर आप इसको स्ट्रेच करना चाहते हो 0.1% से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? यहां पे दिया है गाइस, कोई वायर है जिसका लेंथ आपका 2 मीटर दिया हुआ है, दैट इज मेड फ्रॉम ए 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर। यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है कि आपके पास एक 2 मीटर का वायर है जिसको आपने कॉपर से बनाया है और उस कॉपर का वॉल्यूम आपको 10 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। ओके, अब क्या बोल रहा है? ए फोर्स इज अप्लाइड सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 2 mm। Okay, so now we have increased here the length of the wire by 2 mm by exerting a force F। ठीक है, तो F फोर्स लगाने के बाद हमने उसके लेंथ को 2 mm से इंक्रीज कर दिया।
Another wire of length 8 meter is made from the same volume से बना है. What is the force applied so that it will if the force F is applied to it, so its length will increase. तो guys same force हम अप्लाई कर रहे हैं तो कितना इंक्रीज होगा. तो पहले वायर का लेंथ कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है. ठीक है, कितना फोर्स लगा रहे हो, F फोर्स लगा रहे हो. तो यंग्स मॉडुलस मान लो कॉपर का, तो Y मान लो. ओके, और इसका चेंज इन लेंथ कितना है, 2 mm है. अब गाइस सेम मतलब मटेरियल का है, 8 मीटर का लेंथ का वायर है, कॉपर का, ये सेम वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम है, जितना वहां वॉल्यूम था वही वॉल्यूम यहाँ पे भी है. अब सेम फोर्स F लगा रहे हैं, तो गाइस दोनों ही कॉपर के हैं, तो यंग्स मॉडुलस तो सेम ही रहने वाला दोनों के लिए. अब यहाँ पे डेल एल डैश की वैल्यू को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, डेल एल डैश की वैल्यू को. अब आप ये बताओ कि यहाँ पे अगर हम y देखें तो y इज इक्वल टू क्या है, एफ एल अपॉन ए डेल एल. तो डेल एल की वैल्यू क्या है, एफ एल अपॉन ए वाई, एफ एल अपॉन ए वाई. ठीक है, एफ एल अपॉन ए वाई. ये आपको दिया है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और आपका y दिया हुआ है. अब आप मुझे एक बात बताओ कि दोनों में ही वॉल्यूम तो सेम दिया हुआ है. हाँ, वॉल्यूम तो सेम दिया हुआ है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का आइडिया नहीं है कि दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या क्या है. तो हम क्या करते हैं कि हम वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ होता है. तो ए की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, वी बाय एल. तो मैं इसमें ए की वैल्यू को हटा देता हूं. तो देखो ये एफ एल अपॉन क्या है, ये एफ एल अपॉन ए की जगह मैं वी बाय एल रख देता हूं, इनटू ये वाई हो गया. तो ये क्या हो गया, एफ एल स्क्वायर वी इंटू वाई. अब आप मुझे बताओ दोनों का दोनों के लिए एफ की वैल्यू सेम है. हाँ, दोनों के लिए एफ की वैल्यू सेम है, दोनों के लिए वाई की वैल्यू सेम होगी कि यंग्स मॉडुलस दोनों के लिए सेम है, दोनों का दोनों वायर का वॉल्यूम सेम है. तो यार दोनों का डिफरेंट क्या है, एल. तो मतलब डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर. तो फर्स्ट वाले में चेंज इन लेंथ, सेकेंड वाले में चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू L1 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर. ये बताओ पहले वाले का लेंथ 2 है, दूसरे वाले का 8 है, तो 8 स्क्वायर. पहले वाले का चेंज इन लेंथ 2 है, हमें डेल एल चाहिए, तो कितना होगा 4. ये कितना हो गया 64, तो ये 1/6 आ गया. दिस इंप्लाइज डेल L2 की वैल्यू कितनी है, 32. कितने बच्चों, डेल एल की वैल्यू 32 है. ठीक है, तो गाइस ये 32 मीटर 32 किस में, हमने यहाँ पे mm में लिया है, तो 32 mm है ये. तो सेंटीमीटर में निकालोगे तो कितना होगा, 3.2 सेंटीमीटर होगा. ओके, सो दिस विल बी द आंसर हियर. तो करेक्ट आंसर आपका जो आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी आ रहा है. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है. तो गाइज ट्राई करो, रीड करके देखो इस क्वेश्चन में कि आपको क्या पूछा है. इस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन में देखोगे कोई वायर है जिसका लेंथ आपको L दिया हुआ है, रेडियस R दिया हुआ है, इज रिजिडली फिक्स्ड एट वन एंड. इसको आपने एक जगह फिक्स कर दिया है. ऑन स्ट्रेचिंग द अदर एंड ऑफ द वायर विद ए फोर्स F, उसको आप F से स्ट्रेच कर रहे हो. द इंक्रीज इन इट्स लेंथ, उसके लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, L. मतलब कहने की बात यह है कि जैसे मान लो गाइज ये आपका वायर है. ठीक है, ये आपका एक वायर है. ठीक है, इसका लेंथ गाइज, एक वायर है जिसका लेंथ L दिया हुआ है, रेडियस R दिया हुआ है. ठीक है, इज रिजिडली फिक्स्ड एट वन एंड पे फिक्स्ड है. ऑन स्ट्रेचिंग द अदर एंड ऑफ वायर विद ए फोर्स F, इस पे कितना फोर्स लगा के आप खींच रहे हो, इसको F फोर्स लगा के आप इसे स्ट्रेच कर रहे हो. ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसके चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है, चेंज इन लेंथ L हो जा रहा है. इफ द अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब भाई सेम मटेरियल का एक और वायर है हमारे पास, यहां बना लेते हैं. सेम वायर का एक, सेम मटेरियल का एक और वायर है. ठीक है, इसका अगर आप देखोगे गाइस, यहां पे अगर आप चेक करोगे तो इसका लेंथ अब क्या है, 12 है, रेडियस 2R है, फोर्स कितना लगा रहे, 2F लगा रहे. तो पूछ रहा है कि यार चेंज इन लेंथ यहां पे क्या होगा. और सेम मटेरियल, तो यहां पे यंग्स मॉडुलस और यहां पे भी यंग्स मॉडुलस, दोनों का क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है. अच्छा चलो, तो आप बताओ यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है एफ एल अपॉन ए डेल एल. ये उतना एफ एल अपॉन ए डेल एल. तो इससे अगर मैं डेल एल की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, एफ एल अपॉन ए वाई. तो गाइस दोनों का अगर आप देखोगे तो ये एफ एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पाए आर स्क्वायर वाई लिख दो. दोनों के लिए वाई की वैल्यू सेम है, पाए तो सेम ही रहेगा. तो मतलब अगर मैं दोनों का रेशियो निकालू, डेल एल वन अपॉन डेल एल टू, तो क्या आएगा, एफ वन अपॉन एफ टू, टोटल लेंथ अपॉन ये L1 बाय L2, और ये क्या रहेगा R2 स्क्वायर बाय R1, क्योंकि R तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब यहाँ पे आपने डेटा को रख देना है और आंसर निकालना है. देखो
यहाँ पे फोर्स कितना पहले में लग रहा है F, दूसरे में लग रहा है 2F। पहले में लेंथ कितना है L, दूसरे में कितना है 12। पहले में सेकंड वाले में रेडियस 2r का होल स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर, ऊपर वाले में r स्क्वायर। तो गाइज ये तो गाइज ऊपर नीचे मेरे ख्याल से कैंसिल हो गया, तो डेल L1 अपॉन डेल L2 कितना आ गया 1। मतलब दोनों जितना पहले चेंज इन लेंथ था उतना ही अब भी है, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? ऑप्शन ए आ रहा होगा। ट्राई करके देखो, यू मस्ट बी गेटिंग ऑप्शन ए। ठीक है, आपका ऑप्शन ए ही आ रहा होगा। ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा कि भाई दोनों में जो चेंज इन लेंथ है वो सेम रहने वाला दोनों केसेस में। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछ रहा है, रीड करो सब लोग। ठीक है, रीड करो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। तो गाइस इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो दो वायर दिया हुआ है, टू वायर्स ए एंड बी आर ऑफ सेम मटेरियल। दो वायर है, दोनों सेम मटेरियल के बने पड़े हैं। ठीक है, दोनों सेम मटेरियल के बने पड़े हैं। देयर लेंथ्स आर इन द रेशियो 1:2। दोनों का जो लेंथ का रेशियो कितना है 1:2 दिया हुआ है। एंड डायमीटर्स, गाइस डायमीटर्स आर इन द रेशियो 2:1। When stressed by force Fa and Fb respectively, they get equally increase in the length. Then ratio Fa by Fb. देखो यहाँ पे क्या बोला है कि आपके पास दो वायर है ए और बी ऑफ सेम मटेरियल। जैसे ही सेम मटेरियल बोलेगा ना, तो ऐसे ही दोनों के लिए यंग्स मॉडुलस सेम मान लिया करो, क्योंकि सेम मटेरियल का तो यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा। अब दोनों की जो लेंथ है उसका रेशियो दिया है, मतलब इनका L1 बाय L2 का रेशियो दे दिया 1:2। ठीक है, लेंथ का रेशियो। डायमीटर्स आर इन द रेशियो, इनके डायमीटर का रेशियो दे दिया कितना 2:1 दे दिया डायमीटर का रेशियो। ठीक है, व्हेन स्ट्रेस्ड बाय फोर्स एफ ए एंड एफ बी। अब इस पे फोर्स कितना लगाया आपने, एफ ए लगाया, इस पे फोर्स कितना लगाया, एफ बी लगाया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली दे गेट इक्वल इंक्रीज इन देयर लेंथ। दोनों में चेंज इन लेंथ क्या आया, सेम आया। मतलब यहां पे डेल एल की वैल्यू और यहां पे डेल एल की वैल्यू सेम है। देन हमें एफ ए और एफ बी का रेशियो पूछा है। ठीक है, अब गाइस एक बात बताओ, y इज इक्वल टू क्या है, एफ एल अपॉन ए डेल एल है। गाइस y इज इक्वल टू क्या है, एफ एल अपॉन ए डेल एल है। y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल एल है। ठीक है, यहां पे दोनों का गाइस आपका रेशियो है वो हमें फाइंड आउट करना। दोनों का चेंज इन लेंथ सेम दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस भी तो सेम दिया हुआ है। तो आप एक बात देखो कि यहां से अगर f की वैल्यू निकालो तो y a डेल एल बाय एल है। दोनों के लिए y की वैल्यू सेम है, हाँ। दोनों के लिए चेंज इन लेंथ सेम है, हाँ। ठीक है, दोनों का a और l अलग अलग होगा। तो मतलब जब मैं f1 बाय f2 अगर निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, a1 बाय a2, तो उसको लिख दूं ना। देखो एरिया जो होता है आर रेडियस की तो डायरेक्ट होता है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर, और ये क्या होगा l2 बाय l1, क्योंकि l से इनवर्सली पूछ ले बच्चों। अब देखो चाहो तो इसको डायमीटर के टर्म्स में लिख सकता हूं, चाहे रेडियस में लिख दो चाहे डायमीटर में लिख दो, है ना। क्योंकि रेडियस क्या होता है d/2 होता है, तो r स्क्वायर क्या होगा, d स्क्वायर डायरेक्ट होगा। तो यहाँ पे f1 बाय f2, तो d1 कितना है आपका, d1 बाय d2 कितना है 2:1 का होल स्क्वायर। L2 बाय L1 कितना है 2:1 का होल स्क्वायर, तो कितना 16 आ रहा है। तो मतलब दिस वी आर गेटिंग 16 आ भी रहा है, चलो चेक करो। अच्छा फोर्स वाले का थोड़ी स्क्वायर होगा, इसका थोड़ी स्क्वायर है यार। तो कितना आ गया, ये आ गया 4 और ये 2 8, तो ये 8:1 आ रहा है। ठीक है, तो गाइज यू मस्ट बी गेटिंग हियर 8:1, ये आपका 8:1 आ रहा होगा। ओके, डी आंसर आ रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। केरला इंजीनियरिंग में 2002 में आया हुआ था सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ यंग्स मॉडुलस वाई is moved over a smooth horizontal surface by constant horizontal force F। मतलब गाइस क्या बोला है कि कोई मतलब प्लैंक है जिसका यंग्स मॉडुलस y है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F से घूम रहा है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस प्लैंक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है। कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑन द प्लैंक इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो बोल रहा है कितना कंप्रेसिव स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसके अंदर, ये पूछा है। आप मुझे एक बात बताओ कि जो हमारा स्ट्रेस होता है दैट इज y इंटू स्ट्रेन, यही तो होता है। अब हमें स्ट्रेन निकालने बोला, हमें स्ट्रेस तो पता है कि देखो उस पर फोर्स आप F लगा रहे हो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो स्ट्रेस पता है, यंग्स मॉडुलस पता है, स्ट्रेन नहीं पता हमें। तो इससे
अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, y इंटू एफ बाय ए हो जाएगा। ये f क्या हो जाएगा, नहीं ये तो y डिनोमिनेटर में आएगा ना, y तो f अपॉन ए वाई होगा ना, f अपॉन ए। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, f अपॉन ए वाई। ये यहाँ पे हमारा आ गया कंप्रेसिव स्ट्रेन। हमने कैलकुलेट कर लिया कि स्ट्रेन है कैसा, स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, देखो एक वायर है जिसको आपने 0.01 मीटर से स्ट्रेच कर दिया। ए वायर स्ट्रेच बाय दिस मीटर बाय ए सर्टेन फोर्स एफ। ठीक है, आपने कोई फोर्स एफ लगाया, उससे उस वायर को आपने इतना स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, तो आप जरा खुद बताओ कि जो डेल एल की वैल्यू है कितना है, 0.01 मीटर है। कितना आपने फोर्स लगाया, एफ। ओके, another wire guys, another wire of the same material guys, same material मतलब यंग्स मॉडुलस, same material whose diameter and length are double to the original wire। हमारे पास गाइस एक और वायर की बात कर रहे हैं, सेम मटेरियल, तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस सेम है, बट गाइस इसका जो डायमीटर है और लेंथ डबल है ओरिजिनल वाले से। मतलब यहाँ पे डायमीटर डी था, लेंथ रेडियस यहाँ पे मान लो रेडियस कितना था, रेडियस यहाँ आर मान लेते हैं। तो गाइस ये जो डी और आर था, यहाँ पे ये कितना है, ये 2d है और ये 2r है। ठीक है, और गाइस ओरिजिनल स्ट्रेस्ड बाय सेम फोर्स, दोनों में आपने सेम फोर्स लगाया, यहाँ पे भी आप सेम फोर्स लगा रहे, सेम फोर्स लगा। ठीक है, तो पूछा है कि इसके अंदर एलोंगेशन कितना होगा। तो गाइज ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन हमने किया था, तो सेम है। ठीक है, आ जाओ जरा आप यहां पे देखो, y इज इक्वल टू हमारा एफ एल अपॉन ए डेल एल है। तो इससे अगर आप डेल एल की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, डेल एल की वैल्यू एफ एल अपॉन ए वाई आएगा। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ एल अपॉन एरिया ऑफ क्वेश्चन डायमीटर के टर्म्स में कितना होता है, पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू वाई। अब आप देखो यहां पे आपका फोर्स दोनों में सेम है, दोनों के लिए यंग्स मॉडुलस सेम है, अलग क्या है, लेंथ और डायमीटर। लेंथ 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 एक बात बताओ गाइस, डायमीटर और लेंथ दिया ना, तो मैंने रेडियस क्यों लिख दिया, इसको आर की जगह एल और 2l लिखना चाहिए ना। लेंथ, इसका लेंथ एल था तो इसका क्या है, 2l है। तो अब बताओ कि जब डेल एल वन बाय डेल एल टू निकालोगे तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे एफ वन बाय एफ टू। ठीक है, और एल वन बाय एल टू, और ये हो जाएगा डी टू स्क्वायर बाय डी वन स्क्वायर। क्योंकि देखो एफ एल तो दोनों डिनोमिनेटर में आएंगे, न्यूमरेटर में आएंगे, और डायमीटर जो इनवर्सली पोर्शन है। ठीक है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे F1 बाय दोनों पे यार F1 भी तो सेम है, तो F1 क्यों लिख रहे हो यार, क्यों लिख दिया मैंने, मतलब F1 तो दोनों पे सेम है, तो जो सेम होते हैं ना दोनों पे मत लिखा करो, तो कैंसिल हो जाते हैं। L1 L2, तो बताओ इसका लेंथ कितना था, इसका लेंथ L था तो इसका कितना है 2L। इसका डायमीटर कितना है 2D का होल स्क्वायर है, इसका तो सिंपली D स्क्वायर है। तो देखो ये क्या आया 1/2, ये आएगा 4/1, तो ये आ गया 2:1। तो आंसर कितना आ रहा है 2:1। ठीक है, तो 2:1, तो डेल L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल L1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो डेल L2 कितना दिया था 0.01, उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.005 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आ रहा होगा, क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए आ रहा होगा, इसका 0.02 को 2 से डिवाइड कर दो 0.05 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे ये 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब गुड क्वेश्चन इसमें क्या है, देखो यार इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग जो बच्चों ने मेरे से अगर पढ़ा हुआ है अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो उनको पता होगा कि सबसे पहले आपका आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा वायर है उसका फोर्स कांस्टेंट क्या होता है। जैसे आप बताओ y इज इक्वल टू, आप लिखते हो ना एफ एल अपॉन ए डेल एल, इससे अगर मैं f की वैल्यू निकालूंगा तो वाई ए एल इंटू डेल एल आएगा। तो अगर आपने स्प्रिंग फोर्स या कहीं देखा होगा तो f इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स होता है। ठीक है, तो सिमिलरली गाइज f इज इक्वल टू दिस इंटू चेंज इन लेंथ। तो गाइज ये जो वाई ए बाय एल है ये कहलाता है आपका फोर्स कांस्टेंट, ये आपका फोर्स कांस्टेंट है, दिस इज वाई ए बाय एल। ये आपका फोर्स कांस्टेंट है, ए इज इक्वल टू वाई ए बाय एल, दिस इज व्हाट फोर्स कांस्टेंट। अच्छा सॉरी, ये फोर्स कांस्टेंट है वाई ए बाय एल। ठीक है, वाई ए बाय एल दिस इज
फोर्स कांस्टेंट, चलो बढ़िया है। अब आप देखो यहां पे आपको समझना है, ठीक है, कि एक द लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग ए मीटर व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल टेंशन इज दिस, मतलब उसका लेंथ ए मीटर है जब उसके अंदर कितना टेंशन आप लगा रहे हो, 4 न्यूटन। मतलब किसी वायर को हमने 4 न्यूटन का फोर्स लगा के उसके लेंथ को कितना कर दिया, ए कर दिया है, और हमने बी मीटर कर दिया, बी मीटर व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल टेंशन इज 5 न्यूटन, और जब 5 न्यूटन लगा रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 5 न्यूटन कितना बी मीटर हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि जब 9 न्यूटन का लगाऊंगा तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा। आप एक बात बताओ बच्चों, आपने तो देख लिया कि F इज इक्वल टू के डेल एल भी हो सकता है, ये आपने देख लिया। आप एक बात बताओ कि जो फाइनल लेंथ होता है, फाइनल लेंथ, वो जितना भी इनिशियल लेंथ होगा और जितना भी उसमें चेंज हो रहा है उसको ऐड कर दोगे तो आपको फाइनल लेंथ आ जाएगा। हाँ, फाइनल लेंथ क्या होगा, इनिशियल लेंथ में आप इनिशियल लेंथ में जो भी चेंज इन लेंथ है जोड़ दो। गाइस फाइनल लेंथ है, ठीक है। अब आप बताओ कि जो भी आपका फाइनल लेंथ, मान लो यहाँ पे कितना दिया है, ये दिया है ना, तो ए इनिशियल लेंथ मान लेता हूं कि वो हमारा जो एक्चुअल वायर था ओरिजिनल वाला, उसका लेंथ एल था। अब चेंज इन लेंथ, गाइस इससे अगर मैं चेंज इन लेंथ निकालूं तो क्या एफ बाय के हो जाएगा। हाँ, तो गाइज इसको मैं लिख रहा हूं एफ बाय के। तो गाइज ए एल, और कितना फोर्स लगाया था हमने, 4 न्यूटन, तो 4/K। कई जगह ये टेंशन भी लिखा रहता, तो ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरा ये बताओ कि टोटल लेंथ कितना है बच्चों, टोटल लेंथ हो जा रहा है 4, मतलब टोटल लेंथ कितना हो जा रहा है, बी हो जा रहा है उसी वायर का, जब उस पर आप फोर्स कितना लगा रहे हो, 5 लगा रहे हो, तो ये कितना हो गया, 5/K। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों, कि आपका कितना टेंशन हो जा रहा है, 9 न्यूटन, ठीक है, कितना हो जा रहा है, 9 न्यूटन, तो आपका लेंथ क्या होगा। तो बच्चों इसको मैं क्या मान ले रहा हूं, सी मान ले रहा हूं, लेंथ एल, और बताओ इसको क्या लिख दूं, 9/K लिख दे रहा हूं थर्ड। तो हमें सी की वैल्यू निकालें। तो गाइस ये 3 इक्वेशन हो गया। इन तीनों इक्वेशन को आपने क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, इसको आपने सॉल्व करना है, ओके। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइज इसमें अब आपका सिंपल यहाँ पे क्या लग रहा है, सिंपल यहाँ पे हमारा मैथ्स लग रहा है, और तो कुछ है नहीं। हमें ए बी जो 2 इक्वेशन है उनको सॉल्व करना है। तो पहले एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे स्लाइड की जरूरत पड़ेगी ना। ए इज इक्वल टू कितना है, ए इज इक्वल टू एल प्लस 4/K, ठीक है। बी इज इक्वल टू एल कितना है, 5/K। अब जरा ये बताओ कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। देखो माइनस माइनस माइनस, तो गाइज ये ऐसे, ये ऐसे, तो गाइज ये कितना हो जाएगा, 4/K माइनस 5/K हो रहा है ना, तो ये कितना आएगा, -1/K इज इक्वल टू a माइनस बी। तो गाइज इस 1/K की वैल्यू क्या आ जाएगी, उल्टा कर दो ना साइन, इधर ये ऐसा है। चलो हमें k की वैल्यू पता चल गई। अब गाइज इसको पहली इक्वेशन में रख देते हैं, पहली इक्वेशन में, तो a l 4 और 1/K की वैल्यू क्या है, b माइनस a। तो देखो a हो गया, l हो गया, 4b माइनस 4a, ये हो गया 5a माइनस 4b इज इक्वल टू क्या हो गया, तो गाइज हमें ओरिजिनल लेंथ पता चल गई। हाँ, हमें 1/K की वैल्यू पता चल गई। अब c की वैल्यू निकालें, तो c कितना था हमारा, c था हमारा l प्लस कितना हमने फोर्स लगाया था, 9/K। तो l की जगह क्या लिख दूं, 5a माइनस 4a, ठीक है। गाइज 1/K की वैल्यू तो 9, और 1/K की वैल्यू क्या है, b माइनस a है। तो देखो 5a माइनस 4b इन 9b माइनस 9a हो गया, तो कितना आ गया, या दिस विल बी द आंसर, 5b माइनस 4। ठीक है, तो गाइज ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा अगर ऐसे आप डील करोगे तो इतना जल्दी हो भी जाएगा। मतलब आप देख रहे हो बच्चों कि ये इक्वेशंस अगर आपको बनानी आएगी तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि फोर्स कांस्टेंट के टर्म्स में जो एफ होता है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स कांस्टेंट इनटू चेंज इन लेंथ, उसको आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपका इजिली ये हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है। द लोड वर्सेस, गाइस द लोड वर्सेस एलोंगेशन, द लोड वर्सेस एलोंगेशन ग्राफ फॉर 4 वायर, 4 वायर का दिखाया हुआ है,
ऑफ द सेम मटेरियल एज शोन इन द फिगर, चारों के सेम मटेरियल है, द थिकेस्ट वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन। तो इसमें जब से जो थिकेस्ट वायर है उसको कौन सा वाला रिप्रेजेंट करा है, थिकेस्ट वायर, ये आपसे पूछा है, ठीक है। आप एक बात बताओ, तो हमारा y इज इक्वल टू जो होता है वो एफ एल अपॉन ए डेल एल होता है, और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू क्या है, स्ट्रेन। वाई स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या है, वाई इंटू सिंपली यहाँ पे हमारा स्ट्रेन होता है, तो हमें बताइए, ठीक है। अब गाइज मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर मैं ये चेक करूं कि इनमें से जो थिकेस्ट वायर है, सबसे पहले बताओ कि जो चेंज इन लेंथ है, इस फॉर्मूले से अगर मैं देखूं, चेंज इन लेंथ अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा, एफ एल अपॉन ए वाई। तो मतलब चेंज इन लेंथ जो है, तो यार कभी स्मॉल एल लिख रहा हूँ कभी कैपिटल एल लिख रहा हूँ, बट आप समझ जाना, डेल है तो चेंज इन लेंथ ही है अपॉन ए, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो मतलब गाइज आपको ये है कि इट इज क्लियर फ्रॉम, जिसमें एलोंगेशन मिनिमम होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, डेल एल जिसमें मिनिमम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम होगा। मतलब डेल एल जिसके अंदर मिनिमम होगा, गाइज जिसके अंदर क्या होगा, मिनिमम, मिनिमम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो हमें बस ये चेक करना है कि इनमें से किसके अंदर डेल एल की वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है, डेल एल की वैल्यू किसके अंदर एलोंगेशन मिनिमम है वो हमें चेक करना है। तो आप एक बात बताओ बच्चों कि हमें चेक करना है कि देखो सेम गाइस, सेम लोड के लिए किसके अंदर एलोंगेशन मिनिमम है हमें वो चेक करना है। तो जैसे मान लो गाइस कि मैं सेम लोड यहां पे ले लिया, मैंने ये वाला कोई फोर्स है, लोड तो आप देखो ना, कोई लोड ले लो यहाँ पे एफ ले लिया, अब एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिया ऐसे। तो गाइज ये चेक करो कि यहाँ या फिर इसको ये थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, लोड तो आपने इधर ही लिया, देखो यहाँ पे ये कोई हमने फोर्स एफ ले लिया, अब ये हॉरिजॉन्टल है, अब देख लो कि इस फोर्स के लिए किसके अंदर कितना एलोंगेशन है। तो आप अगर आप देखोगे तो ओडी वाले में इतना एलोंगेशन है, इतना, ओसी वाले में कितना है, यहां से लेके यहां तक एलोंगेशन है, देखो यहां कट करा है तो इसमें एलोंगेशन कितना है, यहाँ है। ए वाले को अगर आप देखोगे तो बी वाले को अगर आप चेक करोगे तो बी वाले का तो खैर मतलब थोड़ी और ऊपर जाएगा, तो कहीं यहाँ बी वाले में ज्यादा। तो मतलब सबसे कम एलोंगेशन कितना है, डेल एल की वैल्यू किसमें मिनिमम है, ओडी में। अब गाइस ओडी में मिनिमम है तो ए की वैल्यू ओडी के लिए क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मतलब जितना वो गाइस, जितना उसके अंदर चेंज इन लेंथ कम आया होगा उसका एरिया ऑफ रोटेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ओए। अब ये कैसे चेक किया यार, देखो ना, आप ऐसी तो चेक करोगे कि भाई सेम फोर्स अगर चारों वायर पर लग रहा है तो किसके अंदर चेंज इन लेंथ ज्यादा है। तो हमने एक फोर्स ले लिया, लोड, फोर्स का मतलब लोड, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिया फोर्स का, अब देखो किसको कहां कहां कट करे, फिर उसको आपने देखा प्रोजेक्शन ऐसे लिया, तो आपने देखा क्योंकि एक्स एक्सिस पे एलोंगेशन है तो एक्स एक्सिस पे किसका किसका एक्स का वैल्यू बड़ा है, उसके अंदर डेल एल की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सही सा था, ग्राफ का था, इसको देख सकते हो, ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। देखो 9 में क्या दिया है, 5 मीटर लॉन्ग एल्युमिनियम वायर, 5 मीटर की लॉन्ग एल्युमिनियम वायर है हमारे पास, ठीक है, उसका यंग्स मॉडुलस दिया है, ऑफ डायमीटर 3 mm, उसका डायमीटर कितना दे दिया हमें, 3 mm दे दिया, डायमीटर 3 mm दे दिया, सपोर्ट्स ए 40 kg मास, सपोर्ट से 40 kg मास, in order to have the same elongation in copper wire of the same length under the same weight, the diameter should now be in mm। देखो क्या बोला बच्चों कि 5 मीटर का कोई लॉन्ग एल्युमिनियम वायर है, ठीक है बच्चों, 5 मीटर का कोई लॉन्ग एल्युमिनियम वायर है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, 5 मीटर लॉन्ग एल्युमिनियम वायर है, ठीक है, 5 मीटर का लॉन्ग एल्युमिनियम वायर है, ठीक है। अब गाइज इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि इसका डायमीटर, इसका लेंथ इतना दे दिया, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर 3 mm दे दिया, कितना वहां से सपोर्ट करेगा बच्चों, 40 kg मास को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू हैव द सेम एलोंगेशन इन ए कॉपर वायर, अब आपको कॉपर वायर दे दिया, कॉपर वायर का आपको यंग्स मॉडुलस भी दिया है, यहाँ पे भी यंग्स मॉडुलस जैसे 7 × 10⁻⁻10
इसका लिख देते हैं 12 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसा दे दिया। अब आपको क्या बोल रहा है कि एलोंगेशन दोनों में सेम है, डेल एल की वैल्यू यहां और यहां सेम है। फॉर गाइस इन ऑर्डर टू हैव द सेम एलोंगेशन इन अ कॉपर वायर ऑफ द सेम लेंथ, लेंथ भी यहां पे सेम है, लेंथ जितना यहां पे वही सेम है, अंडर द सेम वेट। तो गाइस मतलब वेट का मतलब दोनों पे आप फोर्स भी क्या लगा रहे हो, सेम लगा रहे हो। द डायमीटर वुड बी नाउ, तो पूछ रहा है कि डायमीटर क्या होगा, मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे डायमीटर आपको d1 दिया ही है, ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर क्या होगा ये आपसे पूछा है। आसान सा है यार। आप देखो एक बात बताओ यार, कि आपका जो y होता है क्या होता है, एफ एल अपॉन ए डेल एल होता है। इससे अगर मैं डेल एल की वैल्यू निकालूं तो एफ एल अपॉन वाई, एरिया को डायमीटर के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, पाई डी स्क्वायर बाय 4, यही तो लिखोगे। अब आप ये चेक करो, दोनों में लोड सेम अप्लाई कर रहे हो, सेम वेट लटका रहे हो, दोनों में यंग्स, दोनों के लिए लेंथ सेम है, हाँ, दोनों के y और d अलग अलग है, यंग्स मॉडुलस दोनों का अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि दोनों का मटेरियल अलग है, तो यंग्स मॉडुलस अलग है, और दोनों का डायमीटर तो अलग है ही, उसने खुद बोला है। तो लेकिन डेल एल की वैल्यू सेम है, मतलब डेल एल की वैल्यू सेम है, कहने का मतलब कि जो डेल है L1 है डेल L2 के बराबर है। तो गाइस सब कुछ तो कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं इसे डेल दोनों का रेशियो निकाल देता हूँ, ज्यादा इजी हो जाएगा। ये बताओ कि मैं यहाँ पे डेल L1 बाय डेल L2 निकालूं तो क्या होगा, ये आ जाएगा y2 बाय y1, और ये आ जाएगा d2 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर, ये आएगा। और गाइज ये रेशियो कितना दिया है, 1 दिया है। y2 की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू 10⁻10, और y1 कितना है, 7 इंटू 10⁻10 इंटू d2 स्क्वायर। गाइज d2 इसका डायमीटर कितना दिया है, d2 स्क्वायर निकालना है हमें, d1 कितना दिया है, 3 mm का स्क्वायर, तो ये 3 का, सॉल्व कर लोगे d की वैल्यू आ जाएगी। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, और ऐसा कुछ है नहीं, अगर आप देखोगे तो सिंपली वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि यार यंग्स मॉडुलस से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, यंग्स मॉडुलस से ही जनरली वो क्वेश्चन पेपर में उठा देता है चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ऑन अप्लाइंग ए स्ट्रेस, इतना आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, द लेंथ ऑफ ए परफेक्टली इलास्टिक वायर इज डबल। मतलब आपने क्या किया कि किसी गाइस देखो आपने किसी पे इतना स्ट्रेस अप्लाई किया, आपने इतना स्ट्रेस अप्लाई किया 20 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द परफेक्टली इलास्टिक वायर। अब जो परफेक्टली इलास्टिक वायर उसका लेंथ क्या हो गया, डबल हो गया। अब पूछ रहा है कि यंग्स मॉडुलस क्या होगा। आपको अगर जिन बच्चों ने मेरी लेक्चर अटेंड किया होगा उसके अंदर एक ऐसे पॉइंट, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके मैंने क्वेश्चन बनाया था, तो डायरेक्ट आंसर कर दोगे। आप एक बात बताओ कि आपका चलो यहाँ पे स्ट्रेस दिया हुआ है, स्ट्रेस कितना दिया हुआ, 20 इंटू 10⁻8 न्यूटन मीटर स्क्वायर। पहले लेंथ L था, बाद में क्या हो गया, डबल हो गया, तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया, कितना लेंथ चेंज हुआ, L। और आपका जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ना, तो L बाय L क्या हो गया, 1। और हमें पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन क्या होता है, स्ट्रेन। तो गाइस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये आपका कितना है, इतना है, और ये आपका 1। तो यार यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस के ही तो बराबर आ जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो ये आपके नोट्स में मैंने लिखवा रखा है, तो डायरेक्ट आपको आंसर करना चाहिए कि भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं थी। ठीक है, डन एवरीवन। तो ये यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो क्या दिया है, द डायमेंशंस ऑफ 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल। गाइस द डायमेंशंस ऑफ 4 अलग वायर दिए हैं, नहीं 4 अलग वायर दिए, लेकिन मटेरियल सेम है, तो सबका y का वैल्यू सेम हो गया। ठीक है, y सबके लिए क्या हो गया, सेम हो गया। आर गिवन बिलो, इन विच वायर द इंक्रीज इन लेंथ विल बी मैक्सिमम व्हेन सेम टेंशन इज अप्लाइड। तो गाइस सम के लिए f की वैल्यू भी क्या हो गई, सेम हो गई, f की वैल्यू भी सेम हो गई। अब हमें सबका लेंथ और डायमीटर दिया हुआ, हमें बस ये चेक करना है यार किसके अंदर जो एलोंगेशन है, जो इंक्रीज इन लेंथ है वो ज्यादा आएगा, ये हमें बताना है। चलो ठीक है जी, आप मुझे एक बात बताओ कि y की जो वैल्यू है क्या एफ एल अपॉन ए डेल एल के बराबर होती है, हाँ। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, y की जो वैल्यू है एफ एल अपॉन ए डेल एल के बराबर होगी, हाँ। ये बताओ इसमें से अगर मैं डेल एल निकालूं तो एफ एल अपॉन ए वाई है।
अब आप मुझे बताओ क्या सबका एफ का वैल्यू सेम है? हाँ। क्या सबका लेंथ सेम है? 4 वायर ऑफ द सेम मटेरियल? नहीं, सबका लेंथ तो अलग अलग दिया है, और तभी तो ऑप्शन में भी दिया है। सबका एरिया वाई तो वैल्यू, वाई की वैल्यू तो सबकी सेम ही रहने वाली है। हाँ, वाई की वैल्यू तो सबकी यहाँ पे सेम ही रहने वाली है। तो मतलब डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन वाई। डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन वाई। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि जिसका, गाइस जिसका एल, एल अपॉन वाई नहीं, एल अपॉन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर गाइस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का आप क्या लिख सकते हो? पाई डी स्क्वायर बाय 4। मतलब जिसका एल अपॉन डायमीटर का स्क्वायर का रेशियो ज्यादा होगा उसका एक्सपेंशन भी, उसके अंदर जो उसकी स्ट्रेचिंग होगी ज्यादा होगी, मतलब उसके अंदर ज्यादा चेंज इन लेंथ होगा। तो गाइज आपका जो करेक्ट आंसर आएगा डी आएगा। आप करके देखना, आप सबका रेशियो निकालो। ठीक है बच्चों, आप सबका रेशियो निकालो, फिर उनको चेक करके देखो कि भाई किसके अंदर ये जो चेंज इन लेंथ, ये जो रेशियो है एल बाई डी स्क्वायर का ज्यादा आ रहा है। जिसके अंदर ये रेशियो ज्यादा आएगा उसका जो डेल एल की वैल्यू भी होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, ये डेल एल की बात होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिखा है? द यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज दिस। मतलब कोई वायर है जिसका यंग्स मॉडुलस कितना, यंग्स मॉडुलस मतलब कोई वायर है जिसका लेंथ एल है, रेडियस आर। लेंथ कितना दिया है? लेंथ एल है, रेडियस कितना दिया? आर, यंग्स मॉडुलस वाई दिया है। इफ द लेंथ एंड रेडियस आर रिड्यूस टू, लेंथ कितने से रिड्यूस कर दिया? एल बाय 2, रेडियस रिड्यूस कर दिया आर बाय 2, इट्स यंग्स मॉडुलस विल बी। तो पूछ रहा है कि इसका यंग्स मॉडुलस बता दो कितना होगा। व्हाट विल बी द यंग्स मॉडुलस? यहाँ पे इसका यंग्स मॉडुलस पूछा है। आप मुझे एक बात बताओ, जो हमारा यंग्स मॉडुलस है वो नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। वो आपके मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप जो वायर है उसका लेंथ आप कितना बड़ा कर रहे हो, कितना छोटा कर रहे हो, उसके रेडियस को कितना कम कर रहे हो, कितना ज्यादा कर रहे हो। ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। तो अगर अलग अलग मटेरियल होगा तो यंग्स मॉडुलस अलग अलग होगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए वाई की वैल्यू तो मैं कांस्टेंट मान के ही चलूंगा। तो यहाँ पे भाई यंग्स मॉडुलस जितना था उतना ही रहेगा। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? आपका ऑप्शन बी रहेगा, यंग्स मॉडुलस का बी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में क्या दिया है कि फिक्स्ड वॉल्यूम। बच्चों, इफ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ आयरन इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ लेंथ एल। मतलब गाइस कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है आयरन का, उसको खींच के आपने एक वायर बनाया है लेंथ एल का। ठीक है भाई, अब बोल रहा है कि द एक्सटेंशन एक्स प्रोड्यूस्ड इन दिस वायर, पूछ रहा है कि द एक्सटेंशन एक्स प्रोड्यूस्ड इन द वायर, इस वायर में जितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड हुआ है बाय ए कांस्टेंट फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। तो यानी कि यहाँ पे कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, उसको आपने खींच के एक वायर बना जिसका लेंथ एल है। अब पूछ रहा है एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर बाय ए कांस्टेंट फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल, तो एक्स किसके डायरेक्टली पूछ ले, ये पूछा है। आप बताओ कि फिक्स्ड वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो हमें उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं पता, तो वॉल्यूम तो पता है, तो V बाय एल, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। उसका लेंथ हमें कितना दिया? L, उसका चेंज इन लेंथ कितना हमें मारना है? X, हम उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं? F। तो जरा एक बात बताओ, Y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल एल, तो डेल एल की वैल्यू क्या है? एफ एल अपॉन ए वाई। बच्चों फोर्स, लेंथ आपका L, एरिया को क्या लिख दूं मैं? एरिया आपका V बाय L, और ये यंग्स मॉडुलस। तो गाइस डेल एल कितना आ गया? ये आ गया एफ एल स्क्वायर वाई इंटू वी। तो आपको पता है कि जो वाई है कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट बोला उसने, फिक्स्ड फोर्स लगा रहे हो, तो डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एल स्क्वायर। डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? एल स्क्वायर आएगा। अब आप ये कंफ्यूज होने सर एल स्क्वायर, क्योंकि बेटा हमने वॉल्यूम, हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हमें आइडिया नहीं था, तो लेकिन उसने बोला था फिक्स्ड वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, तो यार वॉल्यूम बी मान लिया हमने, फिक्स्ड ही तो है, कांस्टेंट ही है, तो v इज इक्वल टू ए इंटू एल होगा, उससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला, उससे हमने रखा है। ठीक है, क्योंकि हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का आइडिया क्वेश्चन में नहीं, उसने सिर्फ वायर का लेंथ दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 14,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या बोला है कि कोई रॉड है गाइस, ए रॉड इज फिक्स्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दो गाइस एक रॉड है फिक्स्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपने जैसे मान लो कि ये एक दो वॉल्स है, इसके बीच में आपने क्या किया, इस रॉड को फिक्स्ड कर दिया है, इस रॉड को आपने फिक्स्ड कर दिया है। ठीक है, फिक्स्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑफ ए बॉडी इज दिस। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना बोल रहा है, 1.1 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, कुछ ऐसा है। ओके, यंग्स मॉडुलस जो है कितना दिया हुआ है, 1.2 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस दे दिया गाइस, यंग्स मॉडुलस दे दिया। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रोड। कितना स्ट्रेस डेवलप होगा इफ द टेम्परेचर ऑफ द रॉड बिकम्स 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहले ये 20 डिग्री सेल्सियस था, अब आपने 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, 20 - 10 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर हो गया। तो वो अब आपसे पूछा है कि भाई इसके अंदर कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब यार देखो यहां पे हमें चलो स्ट्रेस निकालना है, हमें अल्फा दिया है, वाई दिया है, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है। ओके, अब यहां पे कैसे निकालेंगे जरा हमें देखना है। सबसे पहले आप एक बात बताओ, और ये तो खैर ये वाला केस आपके नोट्स में है 100%, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। जहां पे अगर आपने मेरे लेक्चर अटेंड किए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि मैंने जो आपको यंग्स मॉडुलस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाए वहां पे पॉइंट नंबर 5 या 6 में ये वाला पूरा कंसेप्ट आपको मिल जाएगा कैसे है क्या है। तो गाइज आप बताओ, टेम्परेचर को चेंज करने से लेंथ में कितना चेंज आता है। डेल एल की वैल्यू होता है अल्फा एल डेल टी, इतना चेंज आता है। डेल एल क्या होता है, अल्फा एल डेल टी, ये चेंज इन लेंथ आता है। अब यहां पे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ करूंगा तो क्या आएगा, अल्फा डेल टी, ये आएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ करने पे इतना आएगा, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका अल्फा डेल टी आ जाएगा। ठीक है, अल्फा डेल टी आएगा, चलो बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यही तो मेरा स्ट्रेन होता है, यही तो मेरा स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन मेरे पास कितना है, अल्फा इंटू डेल टी, और मुझे अल्फा भी पता है डेल टी भी पता है, हाँ तो मुझे स्ट्रेन पता है। इसी को हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन। सर आप थर्मल क्यों नाम दे रहे हो, क्योंकि हीट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, सेकंड, अब आप ये बताओ कि आपका जो स्ट्रेस होगा क्या वाई इंटू स्ट्रेन होता है, हाँ, तो आप जो स्ट्रेस यहां पे निकालोगे वो भी तो थर्मल स्ट्रेस होगा, तो उसको आप इस y को स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा डेल टी से मल्टीप्लाई कर दो। तो गाइस y क्या है, y है आपका 1.2 10⁻11, अल्फा आपको पता है कितना 1.1 10⁻⁻5, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10। इसको सॉल्व कर लोगे आपका थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका क्या आ जाएगा, आपका थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा कि कितना इसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर है, तो एक तो चलो हमारा ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। देखो यहां पे क्या बोला है, द कोफिशिएंट गाइस, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील आर दिस एंड दिस। मतलब हमें क्या दिया, हमें ब्रास दिया है और स्टील दिया हुआ है, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, इसका कितना है अल्फा 2 है। अच्छा, ब्रास और स्टील का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया, हाँ। अब देखो इफ वी टेक ए ब्रास रॉड ऑफ लेंथ L1 एंड लेंथ L2, देखो इसका लेंथ L1 और L2 कितने डिग्री सेल्सियस पे, एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो गाइस उनका लेंथ दिया हुआ है L1 और L2 दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इफ देयर लेंथ डिफरेंस इन लेंथ दिस विल रिमेन द सेम एट एनी टेम्परेचर। उसने क्या बोला है कि भाई इनका जो L2 माइनस L1 है, इसका जो डिफरेंस है हमेशा कांस्टेंट रहा है, हमेशा क्या रहा है कि ये इनका चेंज इन लेंथ जो है ना, डिफरेंस इन लेंथ हर एक टेम्परेचर पे क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। अच्छा, तो मतलब सर ये कह रहा है कितना भी टेम्परेचर कर लो, जब L1 माइनस L2 करते हो ना, द डिफरेंस इन द लेंथ विल रिमेन द सेम, हर एक टेम्परेचर पे क्या रहता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो गाइस एक बात बताओ, ये तो तभी हो सकता है ना कि जैसे मान लो कोई एक रॉड ले लेते हैं, जैसे गाइस एक रॉड ले लो, दोनों का जो लेंथ का डिफरेंस है, मान लो दोनों का लेंथ, अगर मैं समझने के लिए बोले, जैसे मान लो कि ये आपका 10 सेंटीमीटर का है, ये 15 सेंटीमीटर का है, तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस पूछूं तुमसे, अगर मैं पूछूं कि यार L2 माइनस L1 बता दो कितना होगा, तो बोलोगे यार 10 15 माइनस 10
5। यही तो बोलोगे कि यार L2 माइनस L1 करूंगा तो 15 माइनस 10 कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमेशा ये फिक्स रहेगा कि भाई 5 5 5, हमेशा 15 में से 10 घटाओ 5, 15 में से 10 घटाओ, हमेशा 15 5 ही रहेगा। तो मतलब गाइस अब आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो अगर मान लो कि ये अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है गाइस, ये 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो इसको भी 1 सेंटीमीटर बढ़ना पड़ेगा, तभी तो ये डिफरेंस हमेशा 5 रहेगा। हाँ, अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ाने से ये अगर 3 सेंटीमीटर बढ़ गया तो इसको भी 3 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, तभी तो चेंज इन लेंथ सेम रहेगा। टेम्परेचर चेंज करने से मान लो कि ये 4 सेंटीमीटर बढ़ गया तो इसको भी 4 सेंटीमीटर बढ़ना पड़ेगा, तभी तो चेंज इन लेंथ हमेशा सेम रहेगा। हाँ, तो मतलब सर आप ये कह रहे हो कि टेम्परेचर के चेंज करने की वजह से जो गाइस टेम्परेचर के चेंज करने की वजह से दोनों के लेंथ में जो चेंजेस आएगा वो सेम होना चाहिए। मतलब इसमें 4 तो इसमें 4, उसमें 2 तो इसमें भी 2, इसमें 3 तो इसमें भी 3, उसमें 10 तो इसमें भी 10। तो मतलब सर सीधे सीधे आप ये कह रहे हो ना कि दोनों का जो डेल्टा 1 और डेल्टा L2 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है कि भाई दोनों में चेंज इन लेंथ बराबर होना चाहिए। और ये बताओ टेम्परेचर की वजह से चेंज कितना आता है, डेल एल की वैल्यू बताया था ना, ये कितना होता है अल्फा एल डेल टी, यही तो होता है चेंज इन लेंथ, अल्फा एल डेल टी होता है ना। चेंज इन लेंथ क्या होना चाहिए, से होना चाहिए। तो मैं डेल L1 के लिए क्या लिखूंगा, अल्फा 1 L1 डेल टी। चेंज टेम्परेचर चेंज तो दोनों के लिए सेम ही रखोगे ना, L2 अल्फा 2 डेल टी। तो गाइस डेल टी कैंसिल, कितना आ गया अल्फा 1 अल्फा 2 L2 अल्फा 2, तो ये होगा। तो गाइस ये हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे कंडीशन क्या मिल रही है, हमारा L1 अल्फा 1, ठीक है, ये हमारा एक्स उल्टा लिखा है ना बेटा, पहले वाले ऑप्शन में तो उल्टा लिखा है, जल्दी जल्दी के चक्कर में पहला ऑप्शन टिक कर देंगे, गलत मिल जाएगा, -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर अल्फा 1 L2 दिया, गलत है ये। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा कि अल्फा 1 L1 की वैल्यू अल्फा 2 L2 के बराबर होना चाहिए। अच्छा सर, क्योंकि बेटा दोनों में जो चेंज इन लेंथ आएगा वो बराबर होना चाहिए ना विद टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस चेंज कर रहा हूं तो दोनों में चेंज इन लेंथ सेम आना चाहिए, क्योंकि चेंज इन लेंथ सेम रहेगा तभी तो L2 माइनस L1 हमेशा 5 रहेगा, दोनों के जो लेंथ में चेंजेस आएंगे हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्या बोला है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच ए स्टील वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया टू 1.1 टाइम्स टू इट्स लेंथ वुड बी। तो मतलब क्या बोल रहा है, कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी, अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच ए स्टील वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर कर दो, टू 1.1 टाइम्स इट्स लेंथ। मतलब आप उसको कितना कर दे रहे हो 1.1 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ, इसने ही तो बोला ना 1.1 टाइम इट्स लेंथ। अच्छा, तो हमें यहां पे डेल एल बाय एल कर दूंगा तो मेरा 1.1 हो गया ना। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि हमारा जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, y इंटू क्या होगा भाई, यार स्ट्रेन ही तो होगा भाई। तो स्ट्रेस कितना है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और ये y इंटू क्या है, स्ट्रेन होगा, y इंटू स्ट्रेन। अब आप मुझे एक बात बताओ, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स मुझे पता है, एरिया कितना है 10⁻⁻⁴, यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11, और स्ट्रेन कितना है 1.1। स्ट्रेन होता क्या है, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इतना है। तो कितना आ गया, ये आ गया 2.2, 10⁻11 में से 4 जाएगा -7, तो ये आ रहा है 2.2 इंटू 2.2, ये ना 1.1 टाइम्स इट्स लेंथ। स्ट्रेच करके इतना कर दिया। A force required to stretch a steel wire of 1 centimeter cross section to 1.1 times its initial length। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ मैंने किया, मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ किया मैंने, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया गाइस उसने ना, रुको यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। देखो उसने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच ए स्टील वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1.1 टाइम इट्स इनिशियल लेंथ। उसने मतलब ये बोला है कि उसका जो फाइनल लेंथ है पहले वाले का उसने 1.1 कर दिया है, तो हमें तो चेंज इन लेंथ चाहिए ना भाई, तो वो क्या होगा L2 माइनस L1 होगा ना, तो 1.1 L1 माइनस L1, तो ये आएगा 0.L1, इतना चेंज किया उसने। ठीक है, और डेल एल बाय एल करना है तो कितना होगा 0.1 L1 डिवाइड बाय L1, ये आएगा आपका स्ट्रेन। तो यहां थोड़ा हमने भावनाओं में बह के गलती कर दी थी। तो गाइज एफ और फोर्स कितना है 10⁻⁻, एरिया ऑफ इतना है, वाई हमें 2 इंटू 10⁻11, स्ट्रेन कितना दिया 0.1, तो फोर्स कितना आ गया 0.2 इंटू 10⁻⁻7 है।
तो इसको 2 इंटू 10⁻⁻⁶ भी तो लिख सकते हो, है ना। ये आएगा ना 2 इंटू, इसमें से मैं इधर ले जाऊं तो 7 का 8 होगा, क्या है 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा, ठीक है। 0.1 को इसमें कर दिया तो मेरा 0.2 हो गया, ठीक है। तो चेक करो, इसका आंसर सही है, 2 इंटू 10⁻6 प्लस 6 आएगा ना, ठीक है, प्लस 6 आएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। यहां पे आप देखोगे 3 ब्लॉक्स का अरेंजमेंट दिया हुआ है, 3 ब्लॉक्स ईच ऑफ सेम मास m, तीनों का मास सेम दिया है, कनेक्टेड बाय वायर W1 W2 ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया A, यंग्स मॉडुलस y, अच्छा y दे रखा है, neglecting the strain developed in the wire, W2 is neglecting the friction, the strain developed in wire, तो W2 में कितना strain develop होगा आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ बच्चों कि सबसे पहले यहां पे कितना फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं W2 की बात करूं तो W2 को हम कितने फोर्स से खींच रहे हैं, mg फोर्स से खींच रहे हैं, मतलब W2 वाला जो वायर है उसमें आप कितना फोर्स लगा रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो उसके अंदर mg लगा रहे हो। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, स्मॉल a है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इसका स्मॉल दिया था, मैं तो स्ट्रेन निकालने बोला है। तो आप बताओ कि स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, y इंटू स्ट्रेन होता है, यही तो होता है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, कितना स्ट्रेन डेवलप, कितना स्ट्रेस उसके अंदर डेवलप होगा, भाई जितना फोर्स लगा के उसे खींच रहे हो ना, तो कितना फोर्स लगा खींच रहे हैं, जितना उस ब्लॉक का वेट है। तो आपका F बाय ए होता है इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, यही तो है। बस F की जगह क्या रख दू, mg एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल a, और ये y इंटू क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। अब बताओ स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो गया, mg अपॉन ए वाई, mg अपॉन ए वाई हो गया, ठीक है, mg अपॉन क्या हो गया, ए वाई हो गया। अब यहां पे एक चीज समझने वाली बात है कि चलो हमने फटाक से ये कर दी mg अपॉन ए वाई, लेकिन गाइज ये तो तब होगा ना जब आपका ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, सब कुछ रेस्ट में है, कुछ भी यहां मोशन में नहीं है, तब होगा। लेकिन क्या कहीं भी इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि इसने भाई ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, कुछ मूव नहीं कर रहा, तो बेटा पहले चेक तो कर लो, ऐसा कुछ दिया नहीं, तो ये आपका गलत है कुछ, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो बिल्कुल आपका गलत आंसर आएगा। क्या पता ये पूरा का पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में क्या पता है एक्सेलरेट कर रहा, पॉसिबिलिटी है कि पूरा का पूरा सिस्टम, मान लो इधर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, सब कुछ मोशन में हो, तब उस रस्सी में इतना टेंशन थोड़ी लगेगा, तब वो आपका इतना टेंशन नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो एक स्लाइड ऐड करते हैं, फिर मैं इसको प्रॉपर लिख रहा था। अगर वो इक्विलिब्रियम में लिखता तो हम बोलते कि हाँ चलो ठीक है, इक्विलिब्रियम में बोल रहा है तो सही होगा। चलो, तो सबसे पहले एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, तो कहाँ गया, चलो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो देखो ये जो आपको दिया हुआ कुछ ऐसे दिया है, यहाँ पे पुली हो गई, ये हमारा ब्लॉक हो गया मास m। अब गाइस ये बताओ, ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं सेम एक्सेलरेशन जा रहे हैं और इस W1 का कोई कुछ काम भी नहीं, तो इसको एक पूरा एक सिस्टम मान लेते हैं। तो टोटल मास क्या हो जाएगा इस सिस्टम का, 2m हो जाएगा, 2m, यार m प्लस m करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2m हो जाएगा ऐसे, ठीक है, 2m, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2m हो जाएगा। अब आप बताओ इसका वेट कितना लग रहा है, इसका वेट लग रहा है नीचे mg, इसमें टेंशन क्या लग रहा है, t लग रहा है, इधर से क्या लग रहा है, टेंशन t लग रहा है, और मान लो ये a से इधर जा रहा है और a से ये नीचे जा रहा है। तो आप देखो इसका मैं क्या लिखूं, mg माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा, ma होगा, उसको तो एक ही जना चलाने वाला टेंशन, तो t इज इक्वल टू 2ma होगा, ये t को यहां रख दो, ठीक है। तो mg माइनस 2ma इज इक्वल टू ma, तो mg इज इक्वल टू क्या हो गया, 3ma हो गया, तो m से m कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ गई, g बाय 3। तो मतलब एक्सेलरेशन इतना आ गया, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, t क्या है, 2ma होगा, तो t क्या है 2m, और a की वैल्यू कितनी है, g बाय 3, ये बताओ कितना आ गया, 2mg3, इतना आ गया, ठीक है। तो इतना टेंशन इस रस्सी में लग रहा है, तो मतलब ये जो W2 है इसमें कितना टेंशन लग रहा है, इतना। तो आप ये बताओ कि ये जो रस्सी है उसमें आपको पता है कि उसमें कितना टेंशन लग रहा है, इतना लग रहा है, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इक्विलिब्रियम में तो ये लगेगा, जो कि गलत है, क्योंकि कहीं भी उसने इक्विलिब्रियम में बोला नहीं, सिस्टम मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप बताओ
तो हमारा क्या था, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन था ना। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, वाई इंटू क्या होगा, वाई इंटू स्ट्रेन होगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं एफ को देखूं, मैं फोर्स को देख रहा हूं, तो मेरा फोर्स कितना लग रहा है, 2 mg/3a लग रहा है। ये वाई है और स्ट्रेन तो निकालने बोला था उसने, आंसर आ गया। तो स्ट्रेन कितना हो गया, 2 mg/3a y हो गया, 2 mg/3a y। दिस इज द आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 17 हो गया प्रॉपरली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया है, एक वायर है, elongates बाय 1 mm व्हेन लोड W इज हैंगिंग फ्रॉम इट। मतलब कोई वायर है, ठीक है, कितना उसका elongates बाय 1 mm, ठीक है, कितना elongate हो रहा है 1 mm से, कितना लोड है उसके अंदर, W इज हैंग्ड फ्रॉम इट। इफ द वायर गोज ओवर ए पुली and two weights W each are hung at the two ends, the elongation of the wire। तो गाइज मतलब कोई वायर है, elongates कितना दिया है 1 mm, ओके, कितना लोड आप लगा रहे हो बच्चों, आप लोड लगा रहे हो W is hanged from it। गाइज ये मान लो आपने पुली से ऐसे लटका दिया, अब ये कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इफ द वायर गोज ओवर ए पुली एंड टू वेट्स W ईच, अच्छा W दोनों का वेट W दिया, ईच आर हंग एट द टू एंड्स, द एलोंगेशन इज द वायर। तो कितना वायर के अंदर एलोंगेशन है ये पूछा है। तो मतलब पहले जब इस वायर को हमने W वेट लटकाया तो उसके अंदर कितना चेंजेस आए, 1 mm। तो आप बताओ, सबसे पहले वाले की क्वेश्चन बना लो, पहले स्टार्टिंग में यहां पे ये बताओ, आपको पता है y इज इक्वल टू क्या होगा, FL/A∆L, यही तो होगा। तो यार ये आपको कितना अगर आप देखोगे तो यहां पे आपका y तो वही होगा, फोर्स की जगह W ले लो, आपका L आपका एक्चुअल लेंथ होगा, एरिया ऑफ क्वेश्चन डेल एल कितना हो गया, 1 mm हो गया, है ना, 1 mm हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। दूसरे वाले में आप बताओ कि इस रस्सी में कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा, कितना इस रस्सी में टेंशन लग रहा होगा, ये निकाल लेते हैं। तो गाइस टेंशन होता क्या है, ये होता है आपका 2m1m2/m1 प्लस m2, यही तो होता है इंटू जी। लेकिन एक बात बताओ कि यहां पे अगर मैं इसका मास निकालने जाऊं तो गाइस देखो दोनों का मास तो सेम है, क्योंकि दोनों का वेट सेम है, तो W/G होगा। तो रख दिया मैंने यहाँ पे 2W/G, W/G, G और नीचे कितना आएगा, W/G प्लस W/G। तो कितना आ गया, देखो एक G से G कैंसिल हो गया, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 2W² और नीचे कितना आ गया 2W/G, और ऊपर भी एक G था, तो G से G कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, W। तो मेरे ख्याल से टेंशन कितना आ रहा है, W आ रहा है। ठीक है, तो अब आप बताओ कि दूसरे केस में अगर मैं यंग्स मॉडुलस का ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो कितना फोर्स है, W, लेंथ उसका वही L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है, चेंज इन लेंथ हमें निकालना है। तो जरा बताओ कि जो पहले की जितना गाइस पहले था, क्या सेम सिचुएशन अभी भी वही है, दोनों का देखो सेम वायर है, तो y की वैल्यू को क्या कर दोगे गाइस, सेम वायर है अगर आपका तो y की वैल्यू को आप बराबर कर दोगे। तो दोनों केसेस में अगर आप y की वैल्यू को बराबर करोगे तो क्या आपका l की वैल्यू सेम नहीं आ गई बच्चों, आप बराबर कर दो तो डेल एल की वैल्यू 1 mm आ जाएगी, बराबर कर दो, दोनों y बराबर होंगे, सेम वायर है, तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो यहां पे पहले एक सिंपल सा ऐसे वायर है, उसमें हमने W वेट लटकाया है, तो उसके अंदर लेंथ में कितने चेंजेस आ रहे हैं, 1 mm आ रहे हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया कि उसी वायर को हमने पुली के ऊपर डाल दिया, ऐसे लटका दिया, अब दोनों साइड W वेट लटका दिए, तो हमने निकाला कि रस्सी में टेंशन लग कितना रहा है। तो रस्सी में टेंशन कैसे निकालोगे, 2m1m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी कर दिया, तो हमने m1 m2 m वैल्यू रखा और टेंशन आगे W। तो मतलब यार पहले भी इतना ही फोर्स लग रहा था, अभी भी इतना ही लग रहा है, पहले भी वही लेंथ है, अभी भी उतना ही लेंथ है, पहले भी एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन सी अभी भी वही है, पहले भी यंग्स मॉडुलस वाई अभी भी वही है, तो चेंज इन लेंथ सेम होगा, पहले भी 1 mm अभी भी 1 mm, खत्म। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये आपने देखा होगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं। देखो, ए लाइट रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, दिस इतना क्रॉस सेक्शन दिया है, इज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ओके, द रॉड कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल, 3 डिफरेंट मटेरियल है बच्चों, whose length are 0.1 meter, 0.2, 0.15 respectively. Young's modulus 2.5, 4 and this. The displacement of point P.
तो क्या पूछा है कि जो पॉइंट बी है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी विल बी, तो बी वाले पॉइंट का वो क्या पूछ रहा है, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि भाई साहब बी वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हमें बस ये निकालना है कि जो हमारा ये वाला वायर है ना, ये वाला वायर, ये ए बी वाला वायर, इस ए बी वाले वायर में कितना इसके लेंथ में चेंज आया, हमें बस वो निकालना है। इस ए बी के वाले वायर में कितना इसके लेंथ में चेंज आया। तो आप एक बात बताओ, आपका y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एल अपॉन ए डेल एल होता है, ठीक है, एफ एल अपॉन ए डेल एल होता है, ठीक है, एफ एल अपॉन ए डेल एल होता है। तो यहां पे अगर मैं डेल एल की बात करूं तो क्या होगा, एफ एल अपॉन ए वाई होगा, एफ एल अपॉन ए वाई होगा, ठीक है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि यार ये पूरा बी वाले पे कितना वेट लग रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यार जो रॉड वगैरह इनके मासेस वगैरह तो कुछ दिए नहीं है कि कितना लड़ रहा, हम तो 10 केजी मान के ही चलेंगे, है ना, 10 केजी मान के चलेंगे कि वही फोर्स लग रहा है, क्योंकि और तो कुछ हमें दिया ही नहीं। तो वही mg, और लेंथ इसका कितना है, 0.1 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है सबका, 10⁻⁻⁴ है। यंग्स मॉडुलस इसका 2.5 10⁻10 है। तो mg की जगह 10, ये 0.1, 10⁻⁻⁴, ये 2.5 10⁻10, ये हो गया। गाइस यहां पे अगर आप देखोगे तो बस m की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है यार, mg की वैल्यू रखो ना, तो मास तो 10 kg दिया है, तो 10 × 10 100 होगा ना mg की वैल्यू, ये आपका 100 है, ठीक है। तो ये आपका 100 है, नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यंग्स मॉडुलस रख दिया, इसको सॉल्व कर लो, आपको पता चल जाएगा कि बी वाला पॉइंट कितना डिस्प्लेस हुआ है, मतलब वो कितना खींचा है बी वाला पॉइंट। तो आपसे यही तो पूछा कि बी वाले पॉइंट को बताओ। तो यहाँ पे नीचे सिर्फ जो 10 kg है इसी का मास लेंगे, क्योंकि इसी का वेट लेंगे, क्योंकि हमें रॉड का मासेस वगैरह तो कुछ दिया ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 20, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों वायर का लेंथ हमारा सेम, दोनों वायर का लेंथ हम क्या ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं, ठीक है, दोनों वायर का लेंथ हमारा सेम दिया है, एंड क्रॉस सेक्शन आर सस्पेंड, सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या दिया है, सेम दिया हुआ है। देयर यंग्स मॉडुलाई आर y1 एंड y2, दोनों का यंग्स मॉडुलाई आपको क्या दिया है, y1 y2, ठीक है। द इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस, दोनों का इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस आपको निकालने बोल रहा है। तो यार मैंने आपको एक बात बताई थी, ठीक है, कि आपका जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल्स टू k इंटू चेंज इन लेंथ। k क्या है आपका, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। k क्या है आपका, फोर्स कांस्टेंट होता है, k फोर्स कांस्टेंट होता है, ठीक है भाई, k हमारा फोर्स कांस्टेंट है, अच्छी बात है, k हमारा फोर्स कांस्टेंट है। तो बच्चों आप ये बताओ कि जो फोर्स कांस्टेंट है वो होता क्या है, k इज इक्वल टू होता है वाई ए बाय एल, ये फोर्स कांस्टेंट होता है। तो दोनों वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है, ठीक है, दोनों वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेंथ सेम है, तो k की वैल्यू दोनों की सेम है, k की वैल्यू दोनों की सेम है। k1 निकालूंगा तो वो भी कितना आएगा, वाई ए बाय एल, k2 निकालूंगा तो वो भी कितना आएगा, वाई ए बाय एल। लेकिन गाइस ये दोनों किस में लगे हैं, पैरेलल, तो जब इनको मैं कंबाइंड करूंगा, जब इनको मैं कंबाइंड करूंगा पैरेलल में है, तो इनका लेंथ तो वही रहेगा, लेकिन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों, जैसे मान लो दो वायर है, एक जैसे दो वायर है बच्चों, एक जैसे दो वायर है, दोनों को मैंने ऐसे कंबाइंड कर दिया, तो लेंथ तो एल ही रहा, लेकिन ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो ये बताओ कि जो इक्विवेलेंट निकालूंगा क्या होगा, उसका क्या होगा, वाई तो सेम, या मैंने के की जगह के ही रहे बेटा, यंग्स मॉडुलस तो उसका भी सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम मटेरियल रहेगा, उसका एरिया ऑफ सेक्शन डबल रहेगा, लेंथ भी इतना ही रहेगा। अब ये पैरेलल में लगे हैं, तो जैसे आपके स्प्रिंग जब पैरेलल में लगे होते तो पैरेलल का फॉर्मूला आप लगाते हो, वैसे ही ये जो पैरेलल में लगे हैं तो पैरेलल का आप फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है, k1 प्लस k2 होता है। टोटल इक्विवेलेंट क्या है, y2a डिवाइड बाय एल, और k1 क्या है, ya बाय एल, और ये क्या है, ya बाय एल। तो गाइस देखो एल से एल कैंसिल हो गया, ठीक है। और यार यंग्स मॉडुलस से दोनों का अलग अलग था ना, तो इसको y1 y2 कर दो, ठीक है। तो y1 y2, तो गाइस y इज इक्वल टू क्या आ गया, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो अभी तो गाइज हमने 20 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस कर लिए, हमने कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, जरा उनको भी हम देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 21 पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है गाइज देखो,
कि एक आपको लोड, इफ ए लोड ऑफ 9 kg, तो ये लोड है 9 kg का, सस्पेंडेड ऑन ए वायर, किसी वायर पे आपने लटका दिया, ठीक है। द इंक्रीज इन लेंथ इज 4.5 mm, 4.5 mm, उसका लेंथ में चेंजेस कितने आ रहे हैं, 4.5 mm। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द वायर, तो उसका, उस वायर का फोर्स कांस्टेंट कितना होगा ये आपसे पूछा है, फोर्स कांस्टेंट उस वायर का कितना होगा आपसे ये पूछा है। तो आप मुझे बताओ बच्चों कि लोड आपका 9 kg का है, लोड आपका 9 kg का है, ठीक है, और उसका लेंथ आप कितने से इंक्रीज कर रहे हो, 4.5 mm, तो फोर्स कांस्टेंट पूछ रहा है, तो वही जो मैंने आपको बताया के वाला। तो आप बताओ के की वैल्यू क्या होती है, एक तो वाई ए बाय एल है, या फिर सिंपली एफ इज इक्वल टू के डेल एल। आप बताओ कितना फोर्स लगा रहे हो, 9 kg को सस्पेंड कर रहे हो, यार 9 kg को अगर आप लटकाओगे बच्चों, 9 kg को अगर आप सस्पेंड करोगे तो उसकी वजह से उसका जो वेट होगा वो कितना होगा, 90 होगा, तो ये हो गया 90, और चेंज इन लेंथ कितना है, 4.5 mm है, तो 10⁻³ कर दो, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, ठीक है, सिंपल है। ये फोर्स कांस्टेंट जो फोर्स होता है के इंटू क्या होता है, चेंज इन लेंथ होता है, फोर्स दिया है कितना लगा रहा है, 9 kg को लटका रहा है, तो 90 न्यूटन हो गया, के निकालना डेल एल। क्वेश्चन नंबर 22 गाइस, 22 में क्या देखो, वन एंड ऑफ ए लॉन्ग मेटालिक वायर, गाइस वन एंड ऑफ ए लॉन्ग मेटालिक वायर, देखो वन एंड of a long metallic wire of length L, area of cross section A, Young's modulus Y is tied to the ceiling, सीलिंग से लटका दिया, ठीक है। क्या दिया बच्चों की, एक मेटालिक वायर है बच्चों, एक मेटालिक वायर है जिसका लेंथ आपका L दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस आपका Y दिया हुआ है, दैट इज टाइड टू द एंड सीलिंग, टाइड टू द सीलिंग, सीलिंग के साथ आपने लटका दिया। The other end is tied to a massless spring of force constant K, ठीक है, उसके साथ क्या लगा दिया, massless spring, ठीक है, other end is tied to a massless spring of force constant K लगा दिया। अब बोल रहा है कि mass m, a mass m hangs freely from the free end of the spring, it's slightly pulled down and released, its time period is given। मतलब गाइस कोई एक मेटालिक वायर है, चलो एक मेटालिक वायर ले लेते हैं, यहां बना लेते हैं डायग्राम, कभी भी क्वेश्चन है ना छोटे मोटे डायग्राम बना लिया करो, बन रहे हैं तो जल्दी थोड़ा और अच्छे से हो जाता है। देखो इसको आपने सीलिंग्स लगा दिया, लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, यंग्स मॉडुलस टाइड टू सीलिंग, द अदर एंड टाइड टू ए मासलेस स्प्रिंग, इसको यहां पे एक मासलेस स्प्रिंग लगा दिया, फोर्स कांस्टेंट के, फ्रीली फ्रॉम द एंड ऑफ द स्प्रिंग। अब बोल रहा है कि इसको स्लाइटली पुल किया और छोड़ दिया, तो बोल रहा है टाइम पीरियड क्या है। हालांकि बेटा देखो थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत होगी क्योंकि ये एसएचएम में पूछ सकता है वैसे क्वेश्चन। देखो इसका फोर्स कांस्टेंट क्या है, के दिया हुआ है। अब बताओ इसका फोर्स कांस्टेंट K2 क्या होगा, वो होगा YA/L, ये इसका फोर्स कांस्टेंट होगा, ठीक है बच्चों, ये इसका फोर्स कांस्टेंट है। अब दोनों के दोनों किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, तो दो स्प्रिंग हो या फिर एक वायर स्प्रिंग अगर सीरीज में लगे तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/K इक्विवेलेंट 1/K1 प्लस 1/K2 ये होता है। इससे अगर K इक्विवेलेंट निकालते हैं तो क्या आता है, K1 K2/K1 प्लस K2, तो एक का तो K दिया हुआ, दूसरे का YA/L, नीचे K प्लस YA/L है। तो देखो K इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, ये होता है आपका KYA और ये हो गया KL प्लस YA, ये आ गया आपका, ये आपका K इक्विवेलेंट आ गया, इक्विवेलेंट आ गया। तो बच्चों जो टाइम पीरियड है वो क्या आ गया, टाइम पीरियड 2π√m/K इक्विवेलेंट, यहां रख दो, ये आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली यू मस्ट बी गेटिंग ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या दिया है आपका, दो वायर दिया है A एंड B हैव द सेम लेंथ, दोनों का सेम लेंथ है, सेम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, बट यंग्स मॉडुलस ऑफ A, मतलब देखो ऐसे लिख ही लो यार, A और B दोनों का लेंथ सेम दिया है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, और यंग्स मॉडुलस ऑफ A इज 2 टाइम्स दैट ऑफ मॉडुलस B, तो मतलब Y का अगर B का Y है तो इसका कितना है, 2Y है। देन द रेशियो गाइस, देन द रेशियो ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ A टू दैट ऑफ द B। अच्छा तो आपको बोला है कि यार रेशियो बता दो फोर्स कांस्टेंट का, A और B के फोर्स कांस्टेंट का रेशियो क्या है। अच्छा जी, तो आप बताओ कि जो K है क्या है,
वाई ए बाय एल होगा। तो यार आपको पता है दोनों का एरिया सेम है, एल सेम है, तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, यंग्स मॉडुलस। तो जब मैं k1 बाय k2 करूंगा तो क्या लिखूंगा, y1 बाय y2। तो पहले वाले का यंग्स मॉडुलस 2y है, दूसरे वाले का y है, तो क्या आ गया 2:1। देखो k1 बाय k2 कितना आ गया, ठीक है, इतना आ गया। k1 बाय k2 कितना आ गया 2:1। ये आपका 24 का ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, आ जाओ। तो गाइस अब 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ही है ना ये, 24, 22, 20, अच्छा भाई कौन 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, तो 23 होगा ना। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा कैसे हो गए, 25 के अराउंड थे, तो ये 23 हुआ ना, और ये क्या होगा 24 होगा। ठीक है, ये 24 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या दिया, 2 blocks of masses 1 kg 4 kg are connected by a metal wire going over a smooth pulley as shown in the figure. The breaking stress of the metal is this. इसका breaking stress दिया हुआ है, minimum radius of the wire so that it will not break। तो कितना इसका मिनिमम रेडियस होना चाहिए जिससे कि ये ना टूटे, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, ट्राई करो बच्चों, कितना मतलब मिनिमम एरिया होना चाहिए, उसका कितना रेडियस पूछना ना कि जिससे कि ये ना टूटे। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे पूछा है, तो ट्राई करो बच्चों, देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो। ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस वाला जो टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रेकिंग स्ट्रेस वाले टॉपिक से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि यार ये जो अरेंजमेंट है ना, इसमें टेंशन लग कितना रहा है, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो कितना लग रहा है। तो इसका तो डायरेक्ट हम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है 2 m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। तो 2 1 इंटू 4 इंटू जी, और नीचे 4 प्लस 5 कर दो, तो कितना होगा 2 इंटू 4 इंटू 10 अपॉन 5, तो 5 2 10, कितना है 4, 16 न्यूटन। ठीक है, इतना टेंशन उस रस्सी में लग रहा है, इस स्ट्रिंग में इतना टेंशन लग रहा है। अब आप बताओ कि जो ब्रेकिंग फोर्स है वो क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, जो ब्रेकिंग फोर्स जो होता है ना, ब्रेकिंग फोर्स जो होता है आपका y इंटू क्या होता है, y नहीं, ब्रेकिंग स्ट्रेस इंटू क्या होगा, एरिया। एक सेकेंड यार, ब्रेकिंग स्ट्रेस इंटू क्या होगा, एरिया। यस, अब बताओ ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है, ब्रेकिंग स्ट्रेस आपको दिया हुआ है 3 इंटू 3.18 10⁻10। अब आपको एरिया, गाइस एरिया तो चलो हमें पाई आर स्क्वायर। अब फोर्स ये बताओ, इतना इतना ही तो फोर्स है ना, कितना कितना लगा रहे हो आप इधर 16 न्यूटन। ठीक है, 16 न्यूटन। तो गाइस आप बताओ मिनिमम हमने इतना फोर्स लगा लिया कि इस पे मतलब मिनिमम गाइस ये इतना तो झेल जाएगा ये। ठीक है, इस पे तो नहीं टूटेगा, तो जो भी आपका रेडियस आएगा दैट विल बी द आंसर। ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेटा उसने बोला ना ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इतना आपने अरेंज किया, द मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर सो इट विल, कितना मिनिमम रेडियस होना चाहिए कि वायर ब्रेक ना करे। तो गाइस जो 1 kg 4 kg का आपने लटकाया है, तो अभी वायर ब्रेक नहीं हो रहा, तो अभी कितना फोर्स लग रहा है उसमें 16 लग रहा है। तो हमने मान लिया कि ब्रेकिंग फोर्स 16 है, तो इतने पे तो हमारी रेडियस ब्रेक नहीं होगी, तो ये हमारा आर हो गया, मिनिमम रेडियस हो गया। क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में देखो क्या दिया बच्चों, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज अटैच्ड टू ए वायर ऑफ 0.3 मीटर लॉन्ग, इट्स ब्रेकिंग स्ट्रेस इज दिस। ब्रेकिंग स्ट्रेस दे दिया, उसका मास दे, ठीक है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज दिस। अच्छा, what is the maximum angular velocity with which it can be rotated in the horizontal circle? तो guys maximum कितना हॉरिजॉन्टल, कितना एंगुलर वेलोसिटी से आप इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट कर सकते हैं कि जिससे कि ये ना टूटे। ओके, तो आप ये बताओ बच्चों कि इस रस्सी में क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, है ना, और ये टेंशन इसे क्या दे रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, m ओमेगा स्क्वायर r, यही तो होगा, यही होगा उसका r, उसका r क्या है, वही उसका लेंथ जो होगा। अब आप ये बताओ कि ये जो t, हम किसकी बात कर रहे हैं, हमें t इज इक्वल टू क्या है, m ओमेगा स्क्वायर l, हमें मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो गाइस टेंशन भी हमें क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम टेंशन लेना पड़ेगा। अब आप ये बताओ कि टेंशन मैक्सिमम कब होगा बच्चों,
टेंशन जो है आपका मैक्सिमम कब होगा, जब वो ब्रेकिंग फोर्स तक पहुंच जाए, मतलब मैक्सिमम उतना लग सकता है, उसके बाद करोगे तो टूट ही जाएगा वो, ठीक है। तो आप अलग से ब्रेकिंग फोर्स निकाल लो इस वायर का, ब्रेकिंग फोर्स इस वायर का निकाल लो, तो वो क्या है आपका, वो है ना ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। कितना ब्रेकिंग स्ट्रेस है 4.8 10⁻⁷ और एरिया कितना दिया हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁶ दिया है, तो कितना आ गया ये 48 आ गया। तो ये गाइस फोर्स आ गया, ये फोर्स लिख लो, टी लिख लो, इतना आ गया, इतने पे ये नहीं टूटेगा। अब बस उसमें पुट कर दो, तो टी की वैल्यू कितना 48, मास कितना दिया है 10 और ओमेगा निकालना है, रेडियस कितना दिया है यार, वायर का जो लेंथ है वही तो रेडियस होगा, तो 0.3 का 0.3 तो होगा बस, तो कितना आ गया ये ओमेगा स्क्वायर, ये 48/0.3, नीचे कितना आएगा 10 और इसका डेसिमल हटाऊंगा 10 जाएगा, ये आ रहा है 16, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 4। तो गाइस इसका आंसर क्या आएगा 4 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि जो वायर है बच्चों, उस वायर में जो टेंशन लगेगा वही तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिख दूं, m ओमेगा स्क्वायर r लिख दिया मैंने, ठीक है। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे प्रोवाइड हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। अब हमें ओमेगा बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना होगा, तो यार मैक्सिमम ओमेगा के लिए हमें टेंशन भी क्या लेना पड़ेगा, हमें मैक्सिमम लेना पड़ेगा। टेंशन भी क्या होना चाहिए बच्चों, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, टेंशन भी हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम टेंशन मैंने निकाल लिया, कैसे, वही ब्रेकिंग फोर्स वाले से, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। तो गाइज ये हो गए आज के लेक्चर के हमारे 25 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 25 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। तो गाइज एवरी संडे आपका फ्री स्कॉल, आपका जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है वो होता है दोपहर में 2 बजे, ठीक है। तो इसमें आप कोड वेद यूज करके इनरोल कर सकते हो गाइज। इसमें 5 टेस्ट आपके फुल क्लास 11th के फुल सिलेबस के हैं और 5 टेस्ट आपके किसके हैं, क्लास 12th के फुल सिलेबस के हैं। तो क्लास 11th का पूरा सिलेबस, क्लास 12th के पूरे सिलेबस के 5 टेस्ट हैं, टोटल आपके ये 10 टेस्ट हैं। इसमें क्या है गाइस, ऑल इंडिया लेवल पे 10 फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देखना इस टेस्ट में, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है और ऑल इंडिया लेवल पे आपका रैंक कितना आ रहा है, ठीक है। इसमें हम आपको हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे, फुल लेंथ टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, कंप्लीट परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी होगी। तो इसमें आपका पूरी एनालिसिस हो जाएगी कि भाई आपकी तैयारी पहले से कितनी है, अभी किस लेवल में, कितने पानी में, वो पता चल जाएगा। इसमें पूरा आपका फुल सिलेबस है, 11th के 5 है, 12th के 5 है और टेस्ट वाइज आप अपने स्कोर को भी देख सकते हो। चलो तो गाइज आज के लिए बस इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव फन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।